पूरा आवासीय है और वहां 200 एकड़ हमारी जमीन है, 200 एकड़। अब उस बच्चों के लिए जो भोजन की व्यवस्था मैं करता था तो उसी खेत से मैं करता हूँ। 350 मेरे पास गाय हैं, साहिवाल, थारपार, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, हॉस्टन फ्रीजन, जर्सी, 8 तरह की ब्रीड मेरे पास है। घोड़े हैं बच्चों की राइडिंग के लिए। तो मैं जो खेती करता था अपने खेत में वो वही करता था जो आप और सब करते हैं। यूरिया, डीएपी, कीटनाशक, सब कुछ वही डालता था मैं अपने खेतों में और वही अनाज, गेहूं, चावल, दाल, सब्जी उन बच्चों को खिलाता था। एक दिन एक घटना घटी मेरे साथ। मेरे खेत का एक कर्मचारी खेत में कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। गर्मी में कीटनाशक उसके दिमाग में चढ़ा और बेहोश होकर खेत में गिर पड़ा। दूसरा नौकर दौड़ा आया, उसने कहा जी अमुक कर्मचारी बेहोश हो गया। हम दौड़े गए, गाड़ी में उसको लेके अस्पताल में भर्ती कराया। 2-3 दिन में उसका जीवन तो बच गया। लेकिन इस घटना ने मुझे विचार दिया कि तेरे पास देश के 1400 मासूम बच्चे पढ़ते हैं और जिस कर्मचारी ने कीटनाशक का छिड़काव किया, इसने उस कीटनाशक को ना तो पिया था न खाया था, केवल गंध मात्र से बेहोश हो गया। और मैं इन बच्चों को इस जहर को दाल में, साग में, सब्जी में, फल में सीधा जहर डलवा करके इन बच्चों को खिला रहा हूं। इससे बड़ा अपराध दूसरा नहीं हो सकता। और उसी दिन से मैंने निर्णय लिया कि मैं ये जहर अपने पढ़ने वाले बच्चों को नहीं खिलाऊंगा और मैं सीधा एग्रीकल्चर विभाग के ऑफिस में गया। वहां कृषि विज्ञान केंद्र के एक डॉक्टर हरिओम जी मेरे परिचित थे, उनसे मिला। मैंने कहा डॉक्टर साहब, इस रासायनिक खेती से दूसरा कोई विकल्प है खेती करने का? तो उन्होंने कहा कि है। वो क्या है कि जैविक खेती है। मैंने उस जैविक खेती को समझा और मुझे जानकारी जैसे अभी मिली कि मध्य प्रदेश में बहुत से किसान जैविक खेती को कर रहे हैं और भारत के अलग अलग भागों में भी जैविक खेती की जा रही है। और पिछले 30-40 साल से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारें इस पर बड़ा अनुदान भी देती हैं, सहयोग भी करती हैं और इसको बढ़ावा भी दिया जा रहा। तो मैंने भी वो काम शुरू किया। मैंने पिट बनाए, उनमें गाय का गोबर डाला, उसमें केचुआ जो प्रयोग होता है, अर्थवर्म केचुआ कहते हैं ना, समझते हो ना, वो आयात किया जाता, वो केचुआ डाला खरीद करके, फिर उसको उलट पुलट करना पड़ता है। 1.5-2 महीने में खाद बनता, फिर वो छानना पड़ता, केचुए अलग और खाद अलग करना पड़ता है। ये सारे काम मैंने शुरू किए और मैंने पूरे खेत में नहीं किया, केवल 5 एकड़ में मैंने ये जैविक खेती शुरू की। अब पहले साल मैं सीधा रासायनिक से जब जैविक खेती में आया तो मुझे कुछ नहीं मिला, सारा कीट पतंग खा गए और कोई लाभ मेरे को जैविक खेती से नहीं हुआ। लेकिन मैंने कहा नहीं, जहर की ओर नहीं जाना। मुझे पता था कि 1-2 साल दिक्कत आएगी। मैंने अगले साल फिर वही खेती की, जैविक खेती। और जैविक खेती में दूसरे साल मेरे को 50% बचा, 50% उत्पादन मेरा हुआ। लेकिन न तो मेरी लागत कम हुई, न मेरी मेहनत कम हुई। और तीसरे साल भी मैंने किया तो लगभग 80% उत्पादन मिला, लेकिन लागत कम मेरी नहीं हुई, मेहनत मेरी कम नहीं हुई। मैंने विचार किया कि जिस मेरे पास तो 200 एकड़ जमीन है,
जिस व्यक्ति के पास है ही 5 एकड़ जमीन, 2 एकड़ जमीन, 3 एकड़ जमीन, और वो जैविक खेती में उसको हम सीधा प्रवेश कराएंगे, तो आज के महंगाई के जमाने में जिस किसान का पूरा परिवार पल ही 2-3 एकड़ पे रहा है और उसका पहले साल उत्पादन यूं घटेगा, दूसरे साल भी इस तरह से कम रहेगा और 3 साल तक पूरा नहीं होता, उसमें मेहनत कम नहीं होती। जैविक खेती में खरपतवार इतना बढ़ता है क्योंकि उसमें गोबर की खाद बहुत डालनी पड़ती है। गोबर की खाद में खरपतवार बढ़ता, उसको लेबर लगाने में बहुत लगती है। और उसमें जो केचुआ पाला जाता है वो भारतीय नहीं है, वो विदेश से लाया हुआ है। वो केचुआ कैसा है, वो 28 डिग्री से ऊपर तापमान में जिंदा ही नहीं रहता और वो मिट्टी नहीं खाता, केवल गोबर खाता है। शरीर से हैवी मेटल छोड़ता है, वो बीमारियों का कारण भी बनता है और उसको खाद को बनने में 1.5-2 महीना भी लगता है। इतना लंबा प्रोसीजर, कभी उसको छानो, कभी गोबर को उसमें डालो, फिर उसको खेत में ले जाओ, फिर खरपतवार निकालो और उत्पादन भी 3 साल पूरा नहीं मिलता, तो आम किसान इसे कैसे सहन करेगा? ये घाटे का सौदा है। मैंने विचार किया और अब मैं असमंजस में था कि मैं वापस रासायनिक खेती की ओर जाऊं, अब इस जैविक खेती को करूं तो ये तो घाटे में ले जाएगी मेरे को। तो इस असमंजस में मैं पड़ा हुआ था, तो मैंने निर्णय लिया कि दोबारा रासायनिक की ओर जाते हैं, लेकिन जितना जहर डालता हूं, जितना यूरिया डीएपी डालता हूं, उसे कम करूंगा डालना, यूं सोच रहा था। यूं सोचते सोचते ईश्वर ने रास्ता दिखाया। एक पद्मश्री सुभाष पालेकर जो प्राकृतिक खेती का प्रचार करते थे, लगता है आप में उनसे परिचित लोग हैं, इसलिए उनकी ताली आपने बजाई। बहुत अच्छा, आए हुए हैं लोग। मारुति भाई आए हैं क्या? अच्छा, बैठे हैं। आपकी सेना आई है? हाँ, ये मुख्यमंत्री जी, ये हमारे करीब 200 लोगों की प्रदेश में एक टीम है जो विशुद्ध वो खेती करती जिसकी चर्चा मैं आज करने लगा हूं आपके बीच में। और ये 200 लोग हमारे ट्रेनर बनेंगे और इस प्रदेश में बहुत बड़ा काम इनके द्वारा हम कराने वाले। तो हुआ क्या, मैंने अपने गुरुकुल में, जैसे आज आप माननीय मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने आप 500 लोगों को इकट्ठा, 800 को यहाँ किया हॉल में, और पूरे प्रदेश में 101,65,000 लोग विधिवत बैठे हैं और अपने घरों में भी 9 लाख से ज्यादा लोग आज के इस कार्यक्रम से में जुड़े हुए हैं। उन सब से मेरा आग्रह, जो मुझे सुन रहे हैं, आज कृपया 1 घंटा जरूर निकालें, आपको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है, एक नया चिंतन और सोच मिलने वाली है। तो मैंने अपने गुरुकुल में ऐसे 500 किसान बुलाए और पालेकर जी का शिविर लगाया। कॉपी पेन लेकर के मैं बीच में बैठा, 5 दिन मैंने उनसे ट्रेनिंग ली। और वो ट्रेनिंग लेके मैंने क्या किया, वो जैविक खेती 5 एकड़ में जो करता था ना, उस 5 एकड़ से बिल्कुल नई 5 एकड़ मैंने जमीन ली जिसमें रासायनिक करता था। और फिर मैंने पालेकर की विधि से प्राकृतिक खेती उसमें शुरू की। आपको जानकर प्रसन्नता होगी, मैंने की विधि से, आधी अधूरी करोगे कुछ नहीं मिलने वाला, नियम तोड़ के करोगे नहीं मिलेगा, पूरे मनोयोग से, पूरी विधि से करोगे, पहले ही साल मेरे को उस रासायनिक खेती से आकर लगभग उतना मिल गया जितना रासायनिक खेती में मिलता था पहले ही साल। और दूसरे साल मेरा और बढ़ गया और तीसरे साल और बढ़ गया। अब कैसे बढ़ा, ये सारी जानकारियां आपको मैं अभी देने वाला हूं। तो मेरा बड़ा उत्साह बढ़ा। जहर वाली खेती
उसका जो भविष्य है मेरे भाई और बहनों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने विस्तार से चर्चा की है। एक समय था जब उसकी मांग जरूर थी, लेकिन इस समय मैं अपनी बात नहीं कह रहा, यूएनओ की अभी रिपोर्ट आई है जिसमें यूएनओ ने घोषणा की है कि अगले 50 साल के बाद यदि यूं ही यूरिया डीएपी डालते रहे धरती में, तो आने वाले 50 साल के बाद धरती कुछ भी पैदा नहीं कर पाएगी। धरती ऐसे हो जाएगी जैसे घर का फर्श होता है। यूरिया डीएपी डालते रहोगे, कुछ नहीं दे पाएगी। ये यूएनओ की रिपोर्ट है। एक बात। नंबर 2, जिस समय भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ, ये हरित क्रांति शुरू हुई थी पंतनगर यूनिवर्सिटी, उस समय उत्तर प्रदेश में थी, आजकल उत्तराखंड में है। और वहां जब वो प्रारंभ हुई तो उसमें एक डॉक्टर मैंने थे जो कृषि वैज्ञानिक हैं और अमेरिका में पढ़ के आए, और इस मिशन से वो भी जुड़े। अभी उन्हीं डॉक्टर मैंने की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने उस रिपोर्ट में लिखा है कि जब हमने पंतनगर से हरित क्रांति का बिगुल बजाई देश के लिए, उस समय हमारी पंतनगर यूनिवर्सिटी नहीं अपितु पूरे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2.5% से ऊपर था। अब बोलो भाई, मेरे पीछे चुप नहीं रहना, मेरी क्लास में कितना था? 2.5% से ऊपर था ऑर्गेनिक कार्बन भारत की धरती का। और इस समय पंतनगर यूनिवर्सिटी का ऑर्गेनिक कार्बन 0.6 पे है। कितना है? 0.6 पे है। 2.5% से हमने ये प्रगति की कि उसको 0.6 पे ले आए। और साइंस की भाषा में जिस जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन 0.3456 है, वो लगभग बंजर हो चुकी। भारत की यदि सारी धरती का ऑर्गेनिक कार्बन देखें तो अब 0.5 पे आ चुका है। यानी इसमें अब और ज्यादा यूरिया डालना पड़ेगा, और ज्यादा डीएपी डालना पड़ेगा, और ज्यादा बीमारी आएंगी, कीटनाशक डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि धरती की उपजाऊ क्षमता घटती चली गई। इतनी कमजोर हो गई धरती कि उसमें लागत किसान की बढ़ती जाएगी, उत्पादन घटता जाएगा। ये अभी दिखाई दे रहा बढ़ता हुआ। आप याद करो, बोलना है आपने, जब हमारे बुजुर्गों ने रासायनिक खेती शुरू की तो प्रति एकड़ 10-20 किलो यूरिया डीएपी डालते थे, वो 10-20 किलो, और उत्पादन बढ़ता था। हाँ या ना? बढ़ता था। अब एक एकड़ में 4-4, 5-5 बैग, थैले, कट्टे डालने पड़ते हैं। यूरिया बढ़ रहा और उत्पादन घट रहा है। हाँ या ना? हो गया कि नहीं? आलू आप में कोई पैदा करता है क्या? आलू एक एकड़ में कितना यूरिया डीएपी डालते हो बेटे? 8-9 बैग एक एकड़ में डालते हो बेटा। एक एकड़ में 8-9 बैग यूरिया डीएपी के, और ऊपर से 3-4 कीटनाशक के स्प्रे। उस आलू को जो खाएगा वो कैंसर के बिना बच सकता है क्या? ये आज स्थिति बन चुकी है, और ये हर चीज में बढ़ता जा रहा है। और इसके कारण अभी मैं गुजरात में था, कैंसर स्पेशलिस्ट हमारा डॉक्टर जयेश जी पटेल, उन्होंने बताया कि केवल अहमदाबाद की रिपोर्ट है, अहमदाबाद ओनली, कि उनके यहाँ आंकड़े हैं हर 1 लाख व्यक्ति में से 300 लोग इस समय कैंसर से ग्रसित हैं।
1 लाख में से हर 300 लोग कैंसर से ग्रसित, और उनकी रिपोर्टें हर साल बढ़ते जा रहे हैं। हार्ट अटैक, किडनी फेल, पेनक्रियाज फेल, चर्म रोग, दुनिया भर के रोग। आज कोई भला मानस नहीं बचा जो कोई गोली दवाई खाए बिना जी रहा हो, सब बीमार हैं। आप याद करो, जब ये हरित क्रांति नहीं थी 40-50 साल पहले, उस समय ईमानदारी से बोलो, कैंसर का नाम सुना था क्या? हार्ट अटैक को कोई जानता था? कोई इस शुगर डायबिटीज को जानता था? पेनक्रियाज, किडनी फेल हो गई, कोई जो सोचता था? कुछ भी नहीं था। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता भाइयों। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा, कारणाभावात् कार्य भाव, न तो कारणाभावात् कार्य भाव। कोई आदमी यूं कहे आपको कि भाई बादल बिल्कुल नहीं थे, बारिश बहुत हुई, क्या हो सकता है? कोई आदमी यूं कहे धुआं बहुत था लेकिन आग बिल्कुल नहीं थी, असंभव है ना? कोई यूं कहे बीमार सब हैं, कारण कुछ भी नहीं, संभव है? बिना कारण के कार्य नहीं। और कारण क्या है? आज गेहूं, चावल, दाल, सब्जी, अनाज, पानी, दूध, जो भी मैं और आप ले रहे हैं, सब में जहर आ गया है। आज से 20 साल पहले पानी की बोतलें कोई लिए फिरता था क्या? कहीं पर भी पानी पीते थे, पानी शुद्ध था। आज माँ के दूध में भी यूरिया आ गया। इतना विनाश। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी दिल की तड़पन से बोल रहे थे, जीव जंतु नहीं छोड़े, पक्षियों की प्रजातियां लुप्त हो गई, मित्र कीट मर गए, धरती माँ जिसको हम माता भूमि पुत्रो आम पृथ्व्या बोलते हैं, अरे माँ को इतना जहर दे रहे हैं, इतना छिड़काव कि माँ के अस्तित्व को ही नष्ट हमने कर दिया। कितना बड़ा पाप हो रहा धरती के ऊपर। तो इसका हल क्या कोई है? इसका हल है, और हल है प्राकृतिक खेती। मैं आज जो चर्चा करता हूं, मैंने रासायनिक खेती भी की है और मैंने जैविक खेती भी की है, लेकिन ये दोनों खेतियां पर्यावरण के लिए भी अच्छी नहीं है। इस समय की रिपोर्ट है, वर्ल्ड की रिपोर्ट, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है, और जैविक भी उसमें पूरा सहयोग करती है। वो एक दृष्टि से तो ठीक है कि उसमें ये जहर नहीं है खाने में जो रासायनिक में है, लेकिन वो ग्लोबल वार्मिंग में कैसे सहयोग करती है उसको सुनो ध्यान से। और आप जितने बंधु सुन रहे हैं, जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में क्या अंतर है, साइंटिफिक ढंग से आप इसको समझिए। जब मैंने जैविक खेती की और मैं सफल उसमें पूरा नहीं हुआ, तो मैं गया दोबारा साइंटिस्ट के पास में, और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर हरिओम जी आज भी हैं। मैंने उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, मैंने आपके कहने से जैविक खेती की, इसमें उत्पादन मेरा क्यों घटा, लागत मेरी क्यों कम नहीं आई, इसका कारण क्या है? रासायनिक में तो पूरा मिलता है, जैविक में पूरा क्यों नहीं मिलता? 3 साल घाटा क्यों सहन करना पड़ता है? मेहनत कम क्यों नहीं होती? तो डॉक्टर हरिओम ने मुझे 2 यूनिवर्सिटी के डॉक्टर्स की वैज्ञानिक की रिपोर्ट दी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना पंजाब, एक हरियाणा में एक पंजाब में। अब वो जो रिपोर्ट थी उसको ध्यान से सुनना, सभी किसान भाई ध्यान से सुनना, जैविक खेती क्या है इससे पता लगेगा। उन रिपोर्ट में उन साइंटिस्ट ने जैविक खेती के बारे में लिखा कि इस समय भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए 2 फसलें सबसे ज्यादा योगदान करती हैं, एक गेहूं और एक धान चावल। ठीक है,
गेहूं और धान भारत के खाद्यान्न भंडार को भरने में सबसे बड़ा योगदान करती है और इन दोनों फसलों की भरपूर फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 60 किलो नाइट्रोजन की जरूरत है। यह है वैज्ञानिक पद्धति, 60 किलो नाइट्रोजन चाहिए। अब यदि जैविक खेती से आपने भरपूर फसल लेनी है तो वो कैसे होगी? अब ध्यान करना, 1 टन गोबर की खाद में 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है। कितना है? 1 टन गोबर की खाद में 2 किलो नाइट्रोजन है और हमने नाइट्रोजन कितना चाहिए? 60 किलो। तो इसका मतलब यदि जैविक पद्धति से पूरी फसल लेनी है तो 1 एकड़ में 300 क्विंटल गोबर की खाद डालनी पड़ेगी। 300 क्विंटल डालेंगे तो 60 किलो नाइट्रोजन की पूर्ति होगी। नहीं आई समझ में? आ गई? अब आपसे मैं पूछता हूं, क्या भारत इतना बड़ा प्रदेश देश है, क्या इतना पशुधन हमारे पास में है कि प्रति एकड़ 300 क्विंटल गोबर की खाद पूरी की जा सके? नंबर 1। नंबर 2, किसान के पास एकड़ 1 और 300 क्विंटल गोबर की खाद की जरूरत पड़े तो कितने पशु रखने पड़ेंगे? 20-30। वो 20-30 पशु पालेगा, घर के लोगों को पालेगा? क्यों भाई? आगे समझ में जैविक खेती। नंबर 2, जिस खेत में इतना खाद डालना पड़ेगा, हाँ, उन साइंटिस्ट ने इसका विकल्प भी दिया कि यदि आप 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो इसका विकल्प है केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जो विदेशी केचुआ, उसकी 150 क्विंटल गोबर की खाद से भी काम चल जाएगा। ध्यान करो दोबारा, यदि 300 क्विंटल गोबर की खाद नहीं डाल सकते तो 150 क्विंटल केचुआ जो खाद बनाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाता, तो उसमें 60 किलो नाइट्रोजन पूरा हो जाएगा। अब आप बताओ, 150 क्विंटल क्या थोड़ी है? 150 क्विंटल के भी लिए 7-8 पशु तो चाहिएंगे कि नहीं चाहिएंगे? और इसको बनने में भी 1.5-2 महीना लगता है केचुए की खाद में। नंबर 2, जब इतना गोबर की खाद डालेंगे तो इसमें इतना खरपतवार होगा। खरपतवार समझते हो? वीड्स, जंगली घास, जिसको निकालने के लिए किसान को दुनिया भर की लेबर देनी पड़ेगी। तो किसान का खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। एक प्रॉब्लम। दूसरी, जब इतनी गोबर की खाद पड़ेगी तो उसमें मीथेन पैदा होगी, गैसेज पैदा होंगी और वो गैस वायुमंडल में जाकर ग्लोबल वार्मिंग को जन्म देंगी। समझ में आई? ये पाप है। 2, इतना पशुधन हमारे पास में है नहीं। तीसरा, इसमें उलट पुलट गोबर की इतनी करनी पड़ती, लेबर ज्यादा लगती है, उधर खेती में लेबर ज्यादा पड़ती है। इसमें बहु फसलें लगाने का विधान नहीं, मल्चिंग का विधान नहीं, इसलिए उत्पादन पूरा होता नहीं। लागत में कमी नहीं, उत्पादन पूरा होता नहीं। सारे देश के लोग इस बात को जानते हैं कि जब भी रासायनिक खेती छोड़ोगे, जैविक करोगे तो 3 साल उत्पादन पूरा नहीं होगा। जानते हो ना? सारे सब जानते हैं ना इस बात को? तो 3 साल किसान अपने परिवार को कैसे पालेगा? इसलिए ये पद्धति मेरे को सफल नहीं लगी। इसका धन पैसा जो भारत सरकार और सरकारें देती हैं, यदि वो प्राकृतिक में जोड़ दें तो प्राकृतिक बिना पैसे के इसी फंड से पूरे देश में व्यापक की जा सकती है। इतना सरल तरीका। अब आओ, ये हमारी प्राकृतिक खेती क्या, अब इसको समझो। अंतिम विषय है। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? सबकी समझ में आ रही है? अब
प्राकृतिक खेती क्या है इसको समझिए। जंगल में कभी गए हैं आप? सब मेरे को उत्तर देना। जंगल में जाना, जंगल में जो पेड़ हैं उनको बताओ यूरिया कौन देता है, डीएपी कौन देता है, पानी कौन देता है, कीटनाशक कौन छिड़कता है? समय पर फल से लदते हैं। जंगल के एक पेड़ के पत्ते को तोड़ो, लैब में ले जाओ, टेस्ट कराओ, एक तत्व की भी कमी नहीं मिलेगी। जब प्रकृति भगवान जंगल में सारी व्यवस्था ऑटोमेटिकली करता है, वही व्यवस्था मेरे खेत में होनी चाहिए। इसका नाम प्राकृतिक खेती है। समझ में आई बात? कोई लाग लपेट नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई इधर उधर हमने प्रोडक्ट, जैविक प्रोडक्ट खरीदने नहीं। अब हो क्या रहा, अब तक तो यूरिया डीएपी कितना बड़ा खर्चा भारत सरकार करती है। इस समय 1,40,000 करोड़ रुपया भारत सरकार प्रतिवर्ष विदेशों को देती है। उसके बदले में यूरिया डीएपी जहर खरीदती है और उसको आप किसान फिर खरीदते हैं, फिर धरती में जहर डाल करके जहरीला करते हैं, फिर उसको लोगों को खिलाकर बीमार करते हैं, फिर अस्पताल में इलाज करवाते हैं। यही प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा? दोनों तरफ विनाश का रास्ता हम इस पे आजकल हम चल रहे हैं। ये स्थिति आज हमारी है। इस प्राकृतिक खेती में कोई लागत न के बराबर है। आपने क्या करना है? बस एक काम करना है। आपके घर में स्थानीय, जो आपके इलाके की देसी भारतीय नस्ल की गाय, जो भी गाय, लेकिन वो भारतीय हो, विदेशी नहीं। क्योंकि जब मैंने ये प्राकृतिक खेती शुरू की, पालेकर जी का ये लेक्चर सुना और अपने खेत में शुरू की, तो मैंने पहले साल 5 एकड़ में की, दूसरे साल मैंने 10 एकड़ में की, और मैंने देखा है तो सफल काम है। मैंने फिर सीधा 90 एकड़ में की, सीधी एकदम। और मैं आज अपने उत्पादन बताऊंगा कुछ समय के बाद कहां पहुंचे। तो मैं जो निवेदन करता हूं, प्राकृतिक खेती में क्या जरूरत है? हमने खाद नहीं चाहिए, इसकी जरूरत नहीं। जंगल में खाद कौन देता है? हमने तो कल्चर बनाया है, एक जामुन बनाया है। कैसा? जैसे 1 क्विंटल दूध में आप 1 चम्मच दही डाल दो तो सारा दूध दही में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बस ये काम करना हमने खेती में। और वो काम करने का तरीका है भारतीय नस्ल की देसी गाय का। पेट में भगवान ने जीवाणुओं की फैक्ट्री लगा करके भेजी है और उसमें खनिजों का भंडार है। करते हम क्या है? आप 2 तरह के हम जामुन बनाते हैं, उसको आप अपनी भाषा में चाहे खाद बोल लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 ही तरह के बनाते हैं। एक का नाम है घन जीवामृत और एक का नाम है जीवामृत। जीवामृत कैसे बनेगा? आप एक 200 लीटर का ड्राम ले लें, समझ गए ड्राम, और उस ड्राम को लगभग 170 लीटर पानी से भर दो उसको, और उसको छाए में रखना, जहां पशु बनते हों छाए हो उसमें रखो, धूप में नहीं रखना, क्योंकि उसमें जीवाणु मर जाते हैं। अब एक जो स्वस्थ देसी गाय है वो 24 घंटे में 8 से 10 किलो गोबर देती है, 8 से 10 किलो गोमूत्र देती है। ऐसा ही है ना? आप उसके गोबर गोमूत्र को, अब गोमूत्र कलेक्ट कैसे करना, इकट्ठा कैसे करना, हर समय तो पीछे नहीं खड़े रहोगे, पेशाब करेगी ओटेंगे। उसका एक तरीका है। आप उस गाय को जहां बांधते हो उसके नीचे एक पक्का फर्श बना दो, उसमें सीमेंटेड में लाइन डाल दो ताकि वो स्लिप होकर ना गिरे। और आजकल प्लास्टिक के गद्दे आते हैं गायों के नीचे बिछाने के, आते हैं ना, एक बिछा दो ताकि वो भी सुख से बैठ सके।
और उसके पीछे एक ढाल ऐसा बनाओ और वहां सीमेंटेड एक बाल्टी की तरह गड्ढा बना दो और उसको ढक दो। जब गाय पेशाब करेगी वो भाग करके अपने आप ही वहां इकट्ठा हो जाएगा, और गोबर ठोस है, वो कहीं जाएगा नहीं, वो मिल ही जाएगा। समझ में आ गई बात? ये इकट्ठा करने का तरीका है। अब उस ड्रम में एक रात दिन का कोई हार्ड फास्ट रूल नहीं है कि भाई 1 किलो बढ़ गया घट गया, कोई खतरा नहीं इसमें। आप यदि कीटनाशक 1 ग्राम की जगह 10 ग्राम डाल दोगे तो नुकसान होगा ना, लेकिन ये 8 की जगह 10 किलो डाल दो, 5 किलो डाल दो, 9 किलो डाल दो, कोई खतरा नहीं। ये गोबर गोमूत्र जो एक रात दिन का, ये उस ड्रम में डाल देना है। और इसमें क्या डालना है? 1.5 से 2 किलो गुड़, कैसा भी पुराना गला सड़ा कैसा भी, वो नहीं मिलता तो कोई पके पुराने फल भी हो ना पेड़ के जो नीचे पड़े खराब, वो डाल दो। मतलब मीठा हमने उसको देना है। और 1.5 से 2 किलो किसी भी दाल का बेसन, किसी भी दाल का बेसन, और 1 मुट्ठी मिट्टी 200 ग्राम। वो मिट्टी कहाँ की डालनी है? पेड़ के नीचे की, खेत की नहीं डालनी। क्यों? खेत में आपने जीवाणु मार दिए यूरिया डीएपी डाल के, वहां जीवाणु नहीं है। पेड़ के नीचे यूरिया डीएपी नहीं पड़ा ना, जो बाहर का पेड़ है, खेत का पेड़ भी खराब कर दिया आप लोगों ने। उस पेड़ के नीचे की मिट्टी का मतलब है वो जीवाणु उसमें पर्याप्त मात्रा में। अब क्या करना है? ये 3-4 चीज मिला के लकड़ी का एक डंडा लो, 5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, कुल 4 दिन इसको घोलना है। जैसे घड़ी की सुई को चलाते ना, घड़ी की सुई चलती है ऐसे, यूं नहीं घुमाना सीधा, यूं घुमाओगे तो पानी नीचे जाएगा तो उन जीवाणुओं को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वो पनपेंगे नहीं। और यूं चलाओगे तो वो ऊपर आएंगे, उनको ऑक्सीजन मिलेगा तो वो परिवार बढ़ाएंगे। अब इस साइंस को समझो, ये साइंस क्या है? देसी गाय का गोबर मैंने अपने यहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नोनी हिमाचल प्रदेश, वहां के साइंटिस्ट पकड़े, वैज्ञानिक पकड़े, उनकी टीम तैयार की। जो बात मैं कह रहा हूं ये मनोरंजन की नहीं, मैंने लैब में सब कुछ कराया। माइक्रोबायोलॉजी के सीनियर साइंटिस्ट मैंने लिए, डॉक्टर बलजीत सारन हिसार के। वो साइंटिस्ट अमेरिका में रहा, ब्रिटेन में रहा, जर्मनी में रहा, और वहां के माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिस्ट के साथ वर्षों उन्होंने काम किया है। वो मैंने अपने खेत में बुलाए, उनकी टीम तैयार की, और मैंने कहा इस पे रिसर्च करो गाय के गोबर पे। उनको मैंने क्या दिया? भैंस का गोबर दिया, हॉस्टन फ्रीजन गाय का गोबर दिया, बकरी का दिया, मेरे पास घोड़े भी उनका भी दिया, भैंस का दिया और देसी गाय का दिया, सब तरह के गोबर। और उनको मैंने बताया नहीं, नंबर लगा के दिए, 1 2 3 4 5। ये मेरे को पता था कौन सा किसका है, उसको नहीं पता था, उसको केवल नंबर का ध्यान था। और जब वहां से रिपोर्ट आई तो वो नंबर जिसमें साहिवाल का गोबर था, थार पारकर का गोबर था, भारत नस्ल की देसी गाय का गोबर था, उसमें सबसे ज्यादा जीवाणुओं का भंडार मिला। और कितने जीवाणु मिले ये ध्यान करें, 1 ग्राम देसी गाय के गोबर में 300 करोड़ से ज्यादा जीवाणु मिले। 1 ग्राम में 300 करोड़ से ज्यादा। फिर हमने क्या किया? जो गाय लोगों ने घरों से धक्के दे के निकाल दी जंगल में, जो बेचारी बेसहारा फिरती हैं, हमने उन गायों को पकड़ करके उनका गोबर लिया, वो भी लैब में भिजवाया। आप आश्चर्य करेंगे, उन गायों के गोबर में वो जीवाणु 500 करोड़ तक पाए, 500 करोड़ तक। हमने पूछा भाई ये अंतर क्यों है?
तो पाया कि जो गाय दूध नहीं देती उसकी शक्ति जो ऊर्जा दूध बनाने में लगती है, दूध में न लग के अब वो गोबर गोमूत्र की गुणवत्ता बढ़ाने में लगी। समझ में आई बात? इसलिए मेरे जितने किसान भाई मेरी बात को सुन रहे हैं, सड़कों पे जो देसी गाय घूम रही उनको पकड़ लो, उनको पकड़ लो, फिर मिलने वाली नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने बिगुल बजा दिया है। और इसका प्रमाण देता हूं मैं। गुजरात में एक डांग जिला आदिवासी क्षेत्र, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अपने राज्यपाल जी तो गुजरात के ही हैं, आप जानते हो जिला में जाते हैं। उस जिला में डांग की एक इतनी सी गाय होती, छोटी सी, उसकी कीमत जो थी वो 10-12 हजार की थी, नहीं 5-3-4 हजार की थी। अब वो गाय जब से हमने प्राकृतिक खेती का काम शुरू किया, वो गाय इस समय 15 और 20 हजार की हो गई है। और सड़कों पे गाय मिलती नहीं, सब लोगों ने पकड़ के बांध ली है। क्योंकि ये चलती फिरती फैक्ट्री ये है, यूरिया डीएपी इसके अंदर बनता है, वो अमृत इसके अंदर बनता है। तो अब क्या करना है, अब वो साइंस में बता रहा था, जब देसी गाय के 1 ग्राम गोबर में 300 करोड़ जीवाणु हैं, तो 10 किलो गोबर में कितने होंगे? है कोई गणित का आदमी? 30 लाख हजार करोड़ जीवाणु होंगे, ठीक है। और उन जीवाणुओं को खाने के लिए दाल का बेसन प्रोटीन का काम करता है। जो प्रोटीन उनको मिलेगा तो बलवान बनेंगे। और गुड़ देते हैं तो वो मल्टीप्लाई होकर उनकी संख्या बढ़ेगी। और मिट्टी के जीवाणु मिलकर के और बढ़ेंगे। वो कैसे बढ़ते हैं? जब हम उनको 4 दिन घोलते हैं ना, 5-5 मिनट सवेरे 5 मिनट शाम, तो वो हर 20 मिनट में डबल होते हैं। कितने होते हैं? अरे बोलो तो सही, कमजोर विद्यार्थी, बड़े कमजोर विद्यार्थी भाई। हर 20 मिनट में कितने? डबल। अब 5 दिन के बाद वो असंख्य होंगे, असंख्य, उनकी गिनती नहीं हो सकती। अब आपने जब खेत में पानी देना है, स्प्रिंकल के द्वारा, ड्रिप के द्वारा या खुला, उसमें बूंद बूंद छोड़ दो, पूरे खेत में वो फैलेगा, फिर वहां वो जामुन का काम करेगा। वैसे ही जैसे 1 चम्मच दही 1 क्विंटल दूध में पड़ने से दही में बदल जाती है। ये जीवाणु पूरे खेत में फैलेंगे और मिट्टी के जीवाणुओं से मिलकर के परिवार बढ़ाना शुरू करेंगे। और ये एक प्रकार के नहीं है, सैकड़ों तरह के जीवाणु हैं। भाई और बहनों, किसान मित्रों, सभी वैज्ञानिक जो मेरी बात को सुन रहे हैं वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ये जीवाणु जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन ज्यादा बढ़ेगा। अब हुआ क्या है, इस रासायनिक यूरिया डीएपी ने इन सबको मार दिया, इसलिए धरती बंजर हो गई। यूरिया डीएपी बढ़ रहा है, उत्पादन घट रहा है। ये जीवाणु बढ़ाने का काम देसी गौ माता की पेट में है, ये अभियान है। नंबर 2, दूसरा घन जीवामृत। वो क्या है? जब खाद बच जाए देसी गाय का, तो 1 क्विंटल खाद को आप थोड़ा पीट के बारीक कर लो और यही जीवामृत जो बनाया है 1 बाल्टी उसके ऊपर डालकर मिला के छोड़ दो। ये 6 महीने भी खराब नहीं होता और इसमें जीवाणुओं का भंडार बनेगा। जब खेत बोओगे, डीएपी की तरह इसको खेत में डाल के 3-4 क्विंटल 5 क्विंटल तक 1 एकड़ में इसको डाल के खेत बो, ये डीएपी की तरह काम करेगा। और हर पानी के साथ जीवामृत दोगे, वो यूरिया का काम करेगा। और हर 15वें दिन आप 10-15 किलो पानी में 2-2.5 किलो ये जीवामृत मिलाकर स्प्रे करोगे, तीसरे दिन आपके खेत की ग्रीनरी, हरियाली लहलाने लग जाएगी। इतना जबरदस्त ये काम करेगा। और ये क्या करेगा?
ये जो जीवाणु है, अब ध्यान करना, बहुत साइंस है इसके पीछे, जितना समझोगे उतना कल्याण होगा। ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, ये वो हैं जो आकाश से, जो 78% नाइट्रोजन आकाश में है, हवा में है, ये सूक्ष्म जीवाणु आकाश से उस नाइट्रोजन को खींचते हैं और पौधे के लिए भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देने का काम ये करते हैं। समझ में आ गई? अब अगली ओर सुनो ध्यान से। इस धरती माँ में खनिजों का भंडार है। ये माँ है, पूर्णा, अन्नपूर्णा है। इसमें फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, मैग्नीशियम है, सब कुछ इसमें है। लेकिन जितने तत्व धरती में हैं, वो सब गांठ बना के सुप्त अवस्था में पड़े हैं। वो सब स्वतः पौधे का भोजन नहीं बनते। ये सूक्ष्म जीवाणु इन सब तत्वों से भोजन बनाकर, पकाकर पौधे की जड़ को देने का काम करते हैं। अब ये सूक्ष्म जीवाणु जितने होंगे, उतना धरती के तत्वों से भोजन बनाकर पौधे की जड़ को देंगे। यही तो काम जंगल में चलता है, यही काम खेत में होना चाहिए। कैसे करते हैं काम? एक उदाहरण देता हूं, बहुत मोटा, बोलना आपने। हमारे घर में रसोई है, किचन है ना, अच्छा, उसमें आटा भी है, दाल भी है, नमक भी है, तेल भी है, गैस भी है, सब कुछ है, पानी भी है। क्या अपने आप भोजन बन जाता है? भोजन कैसे बनेगा? हमारी माँ बहन जाएगी, वहां आटे में पानी मिलाएगी, दाल को धो के पानी मिला के पकाएगी। माँ बहन जाकर के उसको पकाती, तभी बनता ना भोजन। बस समझो ध्यान से, जो काम रसोई में माता बहन का है, वही काम खेत में जीवाणु और केचुए का है। सरल उदाहरण तो नहीं समझोगे ना? समझ में आ गई कि नहीं आई? समझ में आई? ये जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो धरती में मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, पोटास है, कॉपर है, सब कुछ है, लेकिन वो सब चीज पड़ी है खेत में, पौधे का भोजन अपने आप नहीं बनाएंगे। ये सूक्ष्म जीवाणु इन सारे तत्वों से भोजन बनाकर, पकाकर पौधे की जड़ को देते हैं। ये जितने ज्यादा होंगे, उतना धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। जितना ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उतना आपकी धरती का स्वास्थ्य बनेगा। जितना धरती का स्वास्थ्य मजबूत होगा, न बीमारी आएंगी, न उत्पादन कम होगा। समझ में आ गई बात? ये है मूल सिद्धांत। ये तो जीवाणु का काम। अब अगला, एक केचुआ है, अर्थवर्म। केचुआ समझते हो? जो सांप की तरह कीड़ा सा होता है। किसान का सबसे बड़ा मित्र है वो, सबसे बड़ा मित्र है। आप किसान हैं, लेकिन आपने पता नहीं किया वो काम कैसे करता है। गजब है, ईश्वर की रचना अनुपम है। आप उसको देखना, आपके लिए वो कितना काम करता है, लेकिन आपने तो मार दिया वो, अब दिखता ही नहीं खेत में। लेकिन अब भी वो यूरिया, डीएपी से डरता हुआ धरती के नीचे समाधि लिए बैठा है। यदि उसका भोजन उसको मिले तो एकदम धरती फोड़ के ऊपर आता है। कैसे आएगा? एक उदाहरण दूंगा, हाँ या ना बोलना। जो किसान है वो तो एकदम समझेंगे, एकदम समझेंगे। आपने अपनी गाय को घर से सवेरे खूंटे से खोल दिया और गाय घर से निकल करके जंगल की ओर चली। कच्चे रास्ते से जाती हुई गाय ने क्या किया? एक गोबर यहाँ किया, एक यहाँ किया और एक यहाँ और चली गई। ऐसा करती ना गाय? करती है ना? अब आप ध्यान करना, जहां गाय ने गोबर किया, 3 दिन के बाद आप उस गोबर को उलट के देखना, उसके नीचे 2-3 छेद मिलेंगे या नहीं? हाँ या ना? जो हाँ करते हाथ खड़ा करो।
ये तो सारे किसान बुला रखे आपने, पक्के किसान बुला रखे। छेद मिलेंगे ना। अच्छा एक और बता दो, जब गाय। और इसी के साथ ही यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।